जो भी चीज़ वो मुझ पे लगाते हैं, जो चीज़ भी मुझ पे बोलते हैं, वो उनके पास उनका कोई जवाब नहीं है। तो उनके पास कोई सबूत है मेरे खिलाफ, तो वो जवाब दें। ये आवाज है उस शख्स की जिसकी एक जमाने में मुंबई के अपराध जगत में तूती बोला करती थी। सफेद बुर्राक कमीज, पतलून और जूते, सफेद मर्सिडीज कार, उंगलियों के बीच दबी 555 की सिगरेट और पीछे की तरफ मुड़े हुए बाल। जी हां, ये छवि थी 60 और 70 के दशक में मुंबई अंडरवर्ल्ड पर राज करने वाले हाजी मस्तान हैदर मिर्जा की। 1 मार्च 1926 को तमिलनाडु के कुट्टलोर जिले में जन्मे हाजी मस्तान 8 साल की उम्र में बंबई आए, जहां पहले उन्होंने क्रॉफोर्ड मार्केट में अपने पिता के साथ साइकिल बनाने की एक दुकान खोली और फिर 1944 में बंबई डॉक में कुली हो गए। वहीं उनकी मुलाकात एक अरब शेख मोहम्मद अल गालिब से हुई। मुंबई अंडरवर्ल्ड पर बहुचर्चित किताब डोंगरी टू दुबई लिखने वाले एस हुसैन जैदी बताते हैं। वो जमाना वो था जो सारे अरब थे ये उर्दू बोला करते थे। ये जब मुंबई आए तो उनका हाजी मस्तान से पहचान हो गई थी और उन दोनों में दोस्ती होने लगी। तो हुआ ये कि गालिब ने शुरू में थोड़े से सोने के बिस्किट दे दिए जो मस्तान अपनी पगड़ी में छुपा के बाहर ले आते थे, बाद में इनके हवाले कर देते थे। फिर महीनों के बाद ऐसा हुआ कि गालिब ने एक उनका बक्सा पड़ा था जो इनके हाथ लग गया था मस्तान के, और गालिब ने उनको रखने को कहा, लेकिन वो खुद गिरफ्तार हो गए गालिब और वो जेल पहुंच गए। उस बक्से में तकरीबन 100-200 बिस्किट तो होंगे सोने के, जो उस जमाने में लाखों की रकम के थे। वो अगर मस्तान चाहते तो वो उस सोने के बिस्किट को इस्तेमाल कर लेते, फरार हो जाते, लेकिन मस्तान ने उस बक्से को अपनी झोपड़ी में झुग्गी में जाके रख दिया, छुपा करके अपने मैले कपड़ों के दरमियान, और कभी किसी को भनक कर न दे दिया। गालिब जब तकरीबन 2.5 या 3 साल के बाद रिहा होके आए और उस बारे में पूछा, तब मस्तान उनको अपने घर ले आए और उन्हें ला करके उनको वो बक्सा दिखाया, और गालिब अपने आप में हैरान और पूरी तरह मबहूत होके रह गए कि कोई शख्स इतना ईमानदार कैसे हो सकता है कि 3 साल में इसके पास इतने सारे सोने के बिस्किट थे, इसने किसी और को क्यों नहीं दी। उसके बाद उन्होंने अपने मस्तान को अपना पार्टनर बना लिया। मस्तान की इज्जत में और इजाफा तब हुआ जब उन्होंने मस्काओ डॉक पर कुलियों से हफ्ता वसूल करने वाले स्थानीय गुंडे शेर खां पठान की पिटाई करवा दी। बाद में 1975 में अमिताभ बच्चन की मशहूर फिल्म दीवार में इस दृश्य को फिल्माया गया। एक्चुअली रियल में हुआ ये था कि ये लोग जब पैसे उससे वसूला करते थे तो मस्तान को वो पैसे देना बहुत खलते थे, क्योंकि एक तो दिन भर की मजदूरी के बाद आदमी को 12 और 15 रुपए मिल रहे हैं और ये लोग आके 1 रुपया रोज ले जा रहे हैं। तो उन्होंने अपने मजदूर भाइयों से भी कहा कि भाई सुनो, हम इनकी बात क्यों सुने, कौन लोग हैं, हम इनको पैसे क्यों देते हैं। किसी ने उनकी बात मानी नहीं, सिवाय एक आदमी के लड़के ने, जिसने कहा था कि अगर तुम पहल करोगे तो मैं तुम्हारे साथ जुड़ जाऊंगा। तो मस्तान ने डंडा लाया था कहीं से मजबूत सा, और इस लड़के के हाथ में लोखंड का रॉड दिया था, और इनके तकरीबन 4 या 5 गुंडे थे, वो उन्होंने मार मार के लोगों के सर फोड़ दिया और कुछ लोगों की हड्डियां तोड़ दी। उसके बाद दूसरे मजदूरों को लगा कि अगर 2 लोग इन सारे गुंडों को भगा सकते हैं तो हम लोग सब अगर मिल जाए तो क्यों नहीं कर सकते। साला सब तरफ देखा, साला मिला ही नहीं। मेरा तो आइडिया है, वो भाग गया है, अब नहीं आने वाला। आएगा नहीं तो जाएगा कहाँ, उसे जिंदा नहीं छोड़ने का। पीटर, अच्छा हुआ तुम खुद यहाँ चला आया, हम तुम्हें ही ढूंढता था। तुम लोग मुझे ढूंढ रहे हो और मैं तुम्हारा यहाँ इंतजार कर रहा हूँ। ये बात है। इसे अपनी जेब में रख ले पीटर। अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा। ये ले। बंबई के नामी डॉन होने के बावजूद हाजी मस्तान ने खुद कभी बंदूक नहीं पकड़ी और न ही अपने हाथ से कभी कोई गोली चलाई। उन्हें जब भी कभी ऐसे काम की जरूरत हुई, उन्होंने एक दूसरे गैंगस्टर वरदराजन मुदालियार का सहारा लिया। वर्दा भी मस्तान की तरह तमिल थे और वर्सोवा, वसई और विरार इलाकों में उनका असर था। वर्दा से हाजी मस्तान के संपर्क में आने की भी एक दिलचस्प कहानी है। एक स्मगलर को जरूरत पड़ती है उन लोगों की जो मारपीट करें, जो इनकी मदद करें माल यहाँ ले जाने में, और थोड़ी सी अपने आप में हिम्मत रखते हो, जुर्रत रखते हो। उस वक्त वरदराजन मुदलियार एक छोटा सा आदमी था, माटुंगा के एक झोपड़ी झुग्गे के इलाके में दादागिरी करता था वो, और वो इलीगल दारू का बिजनेस करता था। वो डॉक पे चोरी भी करता था और वो डॉक में एक बार पकड़ा भी गया था उस चोरी के इल्जाम में। अब ऐसे आदमी से हाजी मस्तान ने सोचा कि दोस्ती करना मेरे लिए बहुत मुफीद होगा। साउथ में दोस्ती करने का सबसे बेहतरीन तरीका ये होता है कि आप जाके उनकी जबान बोलिए। वडोदरा
वरदाजन ने जेल में एक ऐसे शख्स को देखा जो 555 सिगरेट पी रहा है, बहुत बड़ा सेट दिख रहा है और कोट पैंट पहना हुआ है, उनसे मिलने आया है, पुलिस का आदमी नहीं है। और जब उनसे मिलता है तो उनसे बड़े एहतरामन उनसे कहता है वनक्कम तलेवर, यानी है मेरे सरदार, आप पे मेरा सलाम हो। अब आप सोचिए, झोपड़ी में रहने वाला आदमी, गुंडा सा आदमी, लोग उसको, पुलिस ने उसको बहुत पीटा है पकड़ के 3 दिन से, और उसको एक सेठ बोलता है सरदार आप पे मेरा सलाम। तो वरदाजन पे क्या इसका इंप्रेशन बैठेगा? वरदाजन जो है वो बहुत खुश हो गया और बातचीत में जब उसको लग गया कि हाजी मस्तान उससे दोस्ती करना चाहता है तो दोनों ने दोस्ती कर ली। 80 का दशक आते आते मस्तान की ठसक काफी कम हो गई थी, लेकिन तब भी उनके बारे में तरह तरह की कहानियां फैली हुई थी जो जाहिर है सच नहीं थी। मस्तान को नजदीक से जानने वाले मशहूर उर्दू पत्रकार खालिद जाहिद एक दिलचस्प किस्सा सुनाते हैं जब वो एक बार हाजी मस्तान के साथ बनारस गए थे। वहाँ दाल मंडी करके एक एरिया है बनारस में। दाल मंडी में एक ऑर्डिनरी सा होटल, बहुत बड़ा होटल नहीं था वो, हम लोग वो होटल में ठहर गए थे और फिर सुबह में लोगों में चर्चा हो गया कि वो हाजी मस्तान आया हुआ है इधर, तो बस पब्लिक जमा शुरू हो गई। अच्छा, मुझे एक बेचैनी थी कि मैं रिएक्शन देखूं कि पब्लिक का रिएक्शन क्या है। तो मैं वहाँ से होटल से नीचे उतर के लोगों से कुछ बातचीत के दौरान पता चला कि हाजी मस्तान एक ऐसे महल में रहता है जिसके 365 दरवाजे हैं और हर दरवाजे के पास में एक कार खड़ी रहती है। वो सुबह को निकलता है कार से और दिन भर अपना काम करके जब वापस आता है तो वो कार जो है वो बेच दी जाती है और पैसा गरीबों में बांट दिया जाता है। ये अजीब और गरीब सा एक चर्चा चल रहा था। फिर वहाँ से आने के बाद में मुझे लगा कि नहीं, इस पे एक स्टोरी बनना चाहिए। तो फिर मैंने उस पे स्टोरी बनाया था कि वो हाजी मस्तान जो 20 साल पुरानी गाड़ी में घूमता है, जिसके पास एक छोटा सा बंगला जरूर था और अच्छे एरिया में बंगला था, उसके ताल्लुक से लोग कैसी कैसी बातें उड़ाते हैं और क्या क्या है, तो वो पूरी स्टोरी मैंने किया था। और उस पे वो हाजी मस्तान जो है काफी चिढ़ा भी था कि आज तो मेरी बेइज्जती कर रहा है। 1980 में जब पठान गैंग और दाऊद इब्राहिम के बीच गैंग वॉर शुरू हुई तो हाजी मस्तान ने उन लोगों के बीच सुलह कराने का बीड़ा उठाया। हालांकि इसके पीछे उनके निजी हित भी थे। उनके बंगले बैतुल सुरूर पर बंबई के सारे गैंगस्टर्स की एक बैठक हुई। दाऊद इब्राहिम जो है वो कोंकणी थे, वो पठान नहीं थे, और पठान जो थे वो अपने आप को एक रियल बहादुर और एक जांबाज और जंगबाज कौम समझते थे। तो दाऊद और उन पठानों के दरमियान बहुत पुरानी दुश्मनी चली आ रही थी और इस दुश्मनी की वजह से वो लोग एक दूसरे पे वक्तन फवक्तन हमले करते आए थे, जख्मी करते आए थे, एक दूसरे के माल को नुकसान पहुंचाते आए थे। हाजी मस्तान इनकी एक मुंह बोली बहन हुआ करती थी जिसको लोग जिना भाई दारूवाली के नाम से जानते हैं, जो पुलिस की खबरी थी। जिना भाई से वो अक्सर मशवरे करते थे जब भी बहुत ज्यादा परेशान हो जाते थे। तो उनकी एक प्रॉपर्टी हुआ करती थी बम्बई सेंट्रल के पास में, जो प्रॉपर्टी पे जो है चिलिया करके एक गुजराती कम्युनिटी है जिन लोगों ने इस पे कब्जा कर लिया था, और वो लोग बहुत मजबूत थे, यानी इतने मजबूत थे कि वो लोग हाजी मस्तान के गुंडों से उनके दबदबे के बावजूद वो जगह खाली नहीं कर रहे थे। जब उन्होंने जिना भाई से मशवरा किया कि भाई अपनी प्रॉपर्टी कैसे खाली कराऊं, तब जिना भाई ने कहा था कि अगर तुम चिलिया लोगों का दबदबा खत्म करना चाहते हो तो किसी ऐसे ग्रोह को लाओ जो उनसे ज्यादा पावरफुल हो और उनसे ज्यादा दबदबा रखता हो। तो उस औरत ने उसने जमीन पर एक लकीर खींची और उसने कहा कि तुम इस लकीर को छोटा कैसे कर सकते हो बगैर इस लकीर को मिटाए हुए। तो हाजी मस्तान थोड़ा सा मुताहिर भी हुए थे कि मैं इनको मशवरा करने के लिए बुला रहा हूँ इतनी रात में बरसात में, और ये जो है मुझे नसीहत कर रही है और मुझसे जो है वो कुछ खेल खेल रही है। तो मैंने पूछा कि भाई आपा मैं आपसे मशवरा कर रहा हूँ, आप क्या कर रहे हैं? बोले नहीं, मुझे सवाल का जवाब दो और तुम्हारे मसले का हल भी इसी में है। वो कुछ जवाब ना दे पाए तो जिना भाई ने कहा कि इस लकीर को उसी वक्त छोटा किया जा सकता है जब तुम इससे बड़ी लकीर खींच दो तो ये लकीर छोटी हो जाएगी। और तब उन्होंने कहा कि अगर तुम पठानों को और दाऊद साबिर को मिला दो और दोस्ती करा दो तो ये दोनों अपने आप में मिल करके चिलिया लोगों से मजबूत हो जाएंगे और फिर तुम्हारे लिए प्रॉपर्टी खाली कराना आसान हो जाएगा। तमाम पठान और दाऊद और सारे लोग जो है इन दोनों ने कुरान पे रखकर कसम खा ली कि आज से हम लोग झगड़ा नहीं करेंगे, आज से मिलजुल के रहेंगे। और जब इनमें मेल हो गया, ये दोनों ग्रोह ने मिल करके चिलिया लोगों को वहां से हटा दिया और वो कब्जा उनका खाली करा के हाजी मस्तान के हवाले कर दिया। हाजी मस्तान मुंबई की फिल्मी दुनिया से बहुत आकर्षित थे। उन्होंने न सिर्फ कई फिल्में प्रोड्यूस की बल्कि एक स्ट्रगलिंग अभिनेत्री सोना से विवाह भी कर लिया। बॉलीवुड से बहुत ज्यादा फैसिनेटेड थे ये, तो ये अक्सर मुहूर्त पे और प्रीमियर पे और यहाँ जाया करते थे। तो उस जमाने एक स्ट्रगलर थी सोना, इनके दिलो दिमाग पे मधुबाला जो है पूरी तरह छाई हुई थी। सोना के बारे में लोग ये गुमान करते थे कि मधुबाला जैसी दिखती है, इन्होंने उस ख्याल से उसे शादी कर ली। हाजी मस्तान की पहली पत्नी से 3 बेटियां थी
बाद में उन्होंने एक व्यक्ति सुंदर शेखर को गोद ले लिया। सुंदर शेखर बताते हैं कि दीवार फिल्म बनने के दौरान उसके लेखक सलीम और हीरो अमिताभ बच्चन उस किरदार को समझने के लिए हाजी मस्तान के पास आया करते थे। सारे अमिताभ बच्चन क्या, पहला बच्चन क्या था अभी बोलना चाहने, अभी उनका नाम बड़ा हो गए हैं। पहला राज कपूर बाबा के खास दोस्त थे, सारे फिल्म एक्टर बाबा के खास थे। संजीव कुमार बोलो, दिलीप कुमार बोलो, धर्मेंद्र बोलो, फिरोज खान, संजय खान, जितने भी एक्टर्स हैं बाबा का करीब से अच्छा दोस्त था। संजीव कुमार एकदम खास दोस्त था बाबा का। अब ये जो पिक्चर का ये जो लिखने वाले कौन है, सलीम खान, ये सब बाबा के पास आते थे, अच्छी बैठते थे, सब लिखते थे स्टोरी। उस टाइम देखो अमिताभ बच्चन चमका तो ये दीवार के पास ही चमका ना सब। बाप का नेचर कुछ अलग ही नेचर था। मेरे शादी कराया, सिल्क पहन के शादी करा रहा है, और करीमलाल अचानक आ गया, अचानक आ गया, तुम सिल्क पहना। बाप ने क्या बोला, बोले मेरे बेटे की शादी है। वो बात आज भी मेरे दिल के अंदर है। 80 के दशक की शुरुआत में हाजी मस्तान की ताकत में कमी आनी शुरू हो गई थी, क्योंकि मुंबई के अंडरवर्ल्ड में नई ताकतें उभरना शुरू हो गई थी। खालिद साहिद बताते हैं, उसके बीच कई नए गैंग्स तैयार हो गए थे और उनकी कदर कीमत बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, जिनके सामने मैं नाम लेना नहीं चाहूंगा, जिनके सामने हाजी मस्तान का वैल्यू गिरना शुरू हो गई। और कई ऐसे मौके आए कि किसी को भेज दें और फिर वो गैंग की तरफ से इनको टेलीफोन आ जाए, क्यों भेजा, क्या किया, ये किया। तो वो जो हालात नए जो ग्रुप उभरना शुरू हो गए थे, उन्होंने इनको बिल्कुल किनारे पे डाल दिया था। तो वो कार्ड भेज देना या नाम से पैसे मिल जाना, बहुत से बिल्डर ऐसे थे जो उनका नाम यूज करते थे, खाली मस्तान भाई ने ले लिया, मस्तान भाई ने ले लिया, तो उनके काम बन जाते थे। नए गैंग से आने के बाद में फिर वो हैसियत नहीं रह गई कि लोग उस नाम से डरें और उस नाम से पैसे दे दें। 1974 में इंदिरा गांधी ने हाजी मस्तान को पहली बार मीसा के अंतर्गत गिरफ्तार करवाया था। 1975 में आपातकाल के दौरान भी हाजी मस्तान को सीखचों के पीछे रखा गया। वो जयप्रकाश नारायण के संपर्क में आए और इसी वजह से उनका राजनीति में आने का मार्ग प्रशस्त हुआ। उन्होंने दलित मुस्लिम सुरक्षा महासंघ नाम की एक पार्टी बनाई। उसी दौरान बीबीसी से बात करते हुए उन्होंने कहा था, राजनीति में इसलिए सक्रिय हुए हम कि जब हमने पीपल सेक्रेटरी बनाया था, हम दवा बांट रहे थे गरीबों को। वो पुलिस से देखा नहीं गया, फिरका परस्तों से देखा नहीं गया कि जले हुए को खाना खिलाना वो समझते थे पाप है और हम समझते थे पुण्य है। इस पर मेरे पे रेड मार दी, मेरे दवाखाने के ऊपर, और कुछ नहीं निकला, एक सुई नहीं निकला, और 25 दिन जेल में रख के छोड़ दी। जब से मैंने सोचा कि मुझे सियासत में जाना चाहिए। सारे जो मुजरिम होते हैं ये एक स्टेज के बाद, एक मंजिल पे आने के बाद में सफेद पोशी की तमन्ना करते हैं। ये चाहते हैं कि अपनी जिंदगी बुढ़ापे में ये शराफत से रहें और पुलिस इनको खींच के जाके इनके लॉकअप में न डाल दे और इनके साथ बुरा बर्ताव न करे। तो आपने कहावत सुनी होगी, पॉलिटिक्स इज द लास्ट रिसोर्ट फॉर स्काउंड्रल। जितने भी ऐसे लोग होते हैं वो सब जो है सियासत की तरफ चले जाते हैं। इनको भी लगा कि मैं पॉलिटिक्स में चले जाऊं, लेकिन बम्बई इनसे वाकिफ था। इसने कभी हाजी मस्तान को इज्जत बख्शी नहीं। हालांकि इन्होंने दलित समाज के जोगेंद्र कवाड़े के साथ मिल करके एक दलित मुस्लिम सुरक्षा महासंघ DMSM बनाया, लेकिन वो पार्टी कुछ खास कर नहीं पाई। बाद में ये खत्म भी हो गई और इसका कोई अपने आप में वजूद नहीं रहा और इसमें कोई, इस पार्टी में कोई रसूख या मजबूती नहीं रही। रेहान फजल, BBC, दिल्ली।